Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बायोलॉजी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंप्लीट डायग्राम को देखा था, साथ ही साथ उसकी लेवलिंग्स हमने देखी थी और हमने बात की थी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में जो ग्लैंड होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उनका क्या वर्क होता है, उनका क्या सिक्रीशन होता है, इन सब बारे में हमने बात की थी। अगर आपका वो लेक्चर मिस हो गया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट भी करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ दो टॉपिक बचे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्या क्या? एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा है स्पर्म का स्ट्रक्चर। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है भाई साहब? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स, और मेल गैमीट्स बोले तो स्पर्म्स, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट यानी कि स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, और फीमेल गैमीट के फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी, ठीक है ना। जब प्यूबर्टी आती है मेल में तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जबकि फीमेल के केस में जब फीमेल जो बेबी फीमेल होती है वो फीटस होती है यानी कि मदर के यूट्रस में होती है, तब क्या होता है? तब वहां पे oogenesis की प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये प्रोसेस फॉर्मेशन जो है यहाँ पे गैमीट में मेल का कब हो रहा है? प्यूबर्टी पे हो रहा है, जबकि फीमेल्स में कहाँ हो रहा है? जब वो मदर के यूट्रस में थी तब से स्टार्ट हो गया। तो आइए बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के। तो मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले मेल के टेस्टिस में क्या प्रेजेंट होती हैं? जर्म सेल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। ये क्या है? जर्म सेल है, जर्म सेल है। और एक जर्म सेल को हम देखते हैं अगर तो कुछ इस तरह से है, ये जर्म सेल है। और इस जर्म सेल को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? 46। तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी है? डिप्लॉयड है। आगे की बात करते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होती है, माइटोसिस, और माइटोसिस होने के बाद में फॉर्मेशन होता है एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। किसका फॉर्मेशन होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये क्या है? ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। और जो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं ये भी कैसी होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं, यानी कि इनमें भी क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46। और ये होना भी था क्योंकि माइटोसिस में आप जानते हो कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। तो देखो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, और मियोसिस कितने टाइप की होती है भाई? देखो एक मियोसिस में कितने टाइप होते हैं? 2। तो एक मियोसिस बराबर मियोसिस फर्स्ट प्लस मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे मियोसिस है तो सबसे पहले क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट होगी। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, और मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है भाई? ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं इनकी प्लॉइडी कितनी होगी? तो ये होंगे n, क्योंकि आप जानते हो कि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। और वहां मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि जो मदर सेल है उसका जब क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? जस्ट हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम होंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में
मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में हक बनता है मियोसिस सेकेंड का, तो भाई यहाँ पे मियोसिस सेकेंड भी होगी, तो यहाँ पे क्या होगी मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड में एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होगा। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा, 2 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये जो कुछ भी है ये सब क्या है, स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना, स्पर्मेटिड्स हैं। ठीक, अब देखो जो ये स्पर्मेटिड्स हैं इनका भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, यानी कि n बराबर 23 और n बराबर 23। ये सब कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, सब n है, ठीक है ना, क्योंकि मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनती हैं, और मदर सेल ही जब हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी क्या होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। अब देखो जो ये स्पर्मेटिड है बच्चों, जो ये स्पर्मेटिड है, इन स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन होता है। इन स्पर्मेटिड्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब है मैच्योरिटी आती है, मैच्योर होते हैं ये, तो इन सब में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएशन होने के बाद में हर एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है, हर एक स्पर्मेटिड एक स्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं सर स्पर्म्स। और स्पर्म्स कैसे होते हैं आप जानते हो, क्योंकि ये मेल गैमीट है, और गैमीट जो है हायर रिप्रोडक्शन में कैसे होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं। तो ये स्पर्म कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारी तरह से पूछा जा सकता है, जैसे अगर हमको थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, 1000 स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए होते हैं। तो देखो भाई, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म हमको कितने फॉर्म करने हैं, 1000, यानी कि 1000/4, तो कितना हो जाएगा, 250। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हमको 1000 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना है तो कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। तो देखो भाई, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 1000 हमें करने हैं, तो 1000/2 = 500 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हमको चाहिए होंगे। तो इस तरीके से गोल मोल करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये कब होती है, प्यूबर्टी पे शुरू होती है, मेल के केस में होती है ये। और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि मेल गैमीट। चलिए आगे की बात करते हैं, और इसी मेल गैमीट को हम लोग जूम करके अब देखने वाले हैं, यानी कि इस स्पर्म का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं कि किस तरह का होता है और उसमें क्या क्या होता है। तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की, यानी कि स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरह का होता है। ठीक, अब इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म का जो टिप होता है, स्पर्म का जो टिप होता है वहाँ पे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस कैप लाइक स्ट्रक्चर के जस्ट नीचे एक ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या बोला कि जो स्पर्म है उसमें एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। और इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारा एंजाइम भरा होता है ना, इस एक्रोसोम के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम भरा होता है। और इस एक्रोसोम को फॉर्म कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ये आपका क्वेश्चन है पुराना, आप जानते ही होंगे। और ये है हमारा न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल भरा है, ठीक है ना, क्रोमोसोम वगैरह है। तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस, ठीक, एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम प्रेजेंट है ना। ये इतने पार्ट को हम बोलते हैं हेड रीजन। इसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, स्पर्म का हेड रीजन बोलते हैं।
अच्छा एक बात और सुनिए, जो ये स्पर्म है, स्पर्म की पूरी बॉडी, स्पर्म की पूरी बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइड है। स्पर्म की पूरी बॉडी 4 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से वो पार्ट हैं? तो वो पार्ट हैं, सबसे पहले एक तो है हेड रीजन, जिसकी अभी अभी हमने बात की। दूसरा जो रीजन है वो है नेक रीजन। ये वाला रीजन कौन सा है? नेक रीजन। उसके बाद में आता है मिडिल पीस, इसको हम बोलते हैं मिडिल पीस। और जो लास्ट रीजन है वो है टेल रीजन, ये है टेल। ठीक, तो स्पर्म को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो देखो यहाँ पे हेड रीजन में हमने बात की कि जो टिप है हेड की, वहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला एक्रोसोम। उसके नीचे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। अब देखो बच्चों, यहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो गए। जहां से ये नेक रीजन स्टार्ट होता है, जहां से ये नेक रीजन स्टार्ट होता है, तो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है ना? तो न्यूक्लियस की तरफ, न्यूक्लियस के पास में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और इसी नेक रीजन में मिडिल पीस की तरफ या माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टल सेंट्रियोल। तो देखो नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट हैं, एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा है डिस्टल सेंट्रियोल। इस डिस्टल सेंट्रियोल से बच्चों एक्सियल फिलामेंट अराइज होते हैं, और ये एक्सियल फिलामेंट कहाँ तक जाते हैं? टेल रीजन तक जाते हैं। ठीक है ना? ये सारे एक्सियल फिलामेंट कहाँ तक जाते हैं? टेल रीजन तक जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट नेक रीजन से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं? टेल रीजन तक जाते हैं। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9+2 आप जानते होंगे क्या है, तो ये यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है ना? अब देखो भाई, ये जो नेक वाला रीजन है यहाँ पे क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, और वहां से एक्सियल फिलामेंट अराइज हुए हैं। जो मिडिल पीस है उसके पास में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इसके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो थोड़ा सा स्पाइरल जिगजैग शेप माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है ना? तो जो मिडिल पीस है उसके पास में और क्या चीज प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं निबर्न कर्न माइटोकॉन्ड्रिया। तो निबर्न कर्न माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना? तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया या निबर्न कर्न माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ह्यूमन स्पर्म में मिडिल पीस में। ठीक, मिडिल पीस में एक और स्ट्रक्चर बच्चों प्रेजेंट होता है। मिडिल पीस में नीचे की तरफ, मिडिल पीस के बेस में एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल। और इसका एग्जैक्टली फंक्शन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। लेकिन यहाँ पे कौन सा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है? तीसरा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिंग सेंट्रियोल, और उसके बाद में है ये टेल रीजन। अब देखो यार, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेड रीजन में क्या क्या प्रेजेंट है। तो हेड रीजन में आपने देखा एक्रोसोम और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नेक रीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है, प्लस सेंट्रियोल प्रेजेंट है, रिंग सेंट्रियोल प्रेजेंट है। और टेल वाले रीजन में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है। तो कौन से रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है यहाँ से। और देखिए यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस होता है, तो हाफ न्यूक्लियस को प्लस एक्रोसोम को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक और लेयर कवर करती है। जैसे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये लेयर कौन सी है? ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर करती है ना।
लेकिन जो हाफ न्यूक्लियस और एक्रोसोम वाला रीजन है इसको एक और मेम्ब्रेन कवर करती है और इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं ग्लिया लेयर। क्या बोलते हैं? ग्लिया लेयर बोलते हैं, ठीक है ना, ग्लिया लेयर बोलते हैं। और ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस हाफ न्यूक्लियस से लेकर और पूरे मिडिल पीस तक, हाफ न्यूक्लियस से लेकर पूरे मिडिल पीस तक एक और एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है और इस लेयर को हम बोलते हैं मैनचेट, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? मैनचेट बोलते हैं। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लेयर हैं, एक है ग्लिया लेयर और एक क्या है? मैनचेट। बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे जो स्पर्म का स्ट्रक्चर है उसमें जो कुछ भी है उन सबको कवर करती है। आप लोग ये जानते ही हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो मिडिल पीस है वो किसके लिए भैया? एनर्जी के लिए है, ठीक है ना। मिडिल पीस किसके लिए है? एनर्जी के लिए है। किस लिए? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहा है। टेल रीजन मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये टेल फ्लैजिला की तरीके से वर्क करती है। तो जैसे फ्लैजिला जो है मूवमेंट करके क्या काम करती है? मोटिलिटी का काम करती है। उसी तरीके से ये स्पर्म में जो टेल रीजन है ये किसके लिए है? मूवमेंट के लिए है, ठीक है ना। नेक रीजन किसके लिए है? सेंट्रियोल के लिए है। और यही सेंट्रियोल और ये एक्सियल फिलामेंट मिलकर मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करता है, जिससे फीमेल में जो मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट होती है और सेकेंडरी oocyte से फॉर्मेशन होता है ओवम का, ठीक। और जो ये हेड रीजन है बच्चों, ये हेड रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हेड रीजन वो रीजन है जिसमें ये एक्रोसोम प्रेजेंट है, जो कि इसके पास एंजाइम है जो ओवम के लेयर्स को पेनिट्रेट करते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिनके पास में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। यही न्यूक्लियस आगे जाके ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो ये रीजन है और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने बात की। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ये एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के बारे में हम आगे ही बात करेंगे फर्टिलाइजेशन में, लेकिन यहाँ एक्रोसोम में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। इस एक्रोसोम रीजन में क्या एंजाइम होते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखना जरूरी है। जैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि एक नॉर्मल इजैकुलेशन में 250 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं। एक नॉर्मल इजैकुलेशन में और नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 250 से 300 मिलियन स्पर्म पर इजैकुलेट होना जरूरी है या होते हैं इतने। और 250 से 300 मिलियन स्पर्म में से जो 60% स्पर्म हैं वो एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए नॉर्मल साइज और शेप के होने चाहिए। तो यहाँ पे 60% कैसे होने चाहिए? नॉर्मल साइज एंड शेप, ठीक है ना। इस 60% में से भी जो 40% स्पर्म है, यानी कि इस 60% स्पर्म का 40% स्पर्म कैसा होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी वाला होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, यानी कि उसका जो स्पीड है, मूवमेंट है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाला। आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि हर एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए 250 से 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, जिसमें से 60% नॉर्मल साइज और शेप के होते हैं। और उन 60% में से भी 40% स्पर्म्स के पास में बहुत ज़्यादा मोटिलिटी होती है, विगरस मोटिलिटी होती है। आपने 3 इडियट्स पिक्चर्स देखी है ना, तो उसमें सुना है कि स्पर्म से भी रेस लगानी पड़ती है। तो वही जो रेस में जीत जाते हैं या जो रेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऐसे स्पर्म कितने होने चाहिए? 40% स्पर्म होने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो सकता है या फर्टिलाइजेशन होने की पॉसिबिलिटीज अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्रोसोम की, और एक्रोसोम में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है उसकी। तो अगर हम एक्रोसोम की बात करें तो एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और इन सारे एंजाइम्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? लाइसेंस बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लाइसेंस बोलते हैं। और ये लाइसेंस 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हाइल्यूरोनिडेज। क्या होता है? हाइल्यूरोनिडेज। इसको ऐसे समझते हैं, इसको फर्टिलाइजेशन में भी मैं आपको समझाऊंगा ही। अभी थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए, ब्रीफली एक आइडिया ले लीजिए आप इसका, कि जैसे इस तरह से ये कोई भी ओवम है,
ठीक है ना, ये कोई भी ओवम है। और जो ओवम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। तो जो ओवम की सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो है कोरोना रेडिएटा। उसके बाद में जो लेयर होती है वो है जोना पेल्यूसिडा, और उसके बाद में जो लेयर होती है वो विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है नॉर्मली, ठीक है ना। अब क्या होता है कि सबसे पहले स्पर्म पहुंचता है, तो जब स्पर्म पहुंचता है ओवम के पास में तो वहां पे हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम का काम ये होता है कि जो कोरोना रेडिएटा जो लेयर होती है ये आपस में जुड़ी होती है हाइल्यूरोनिक एसिड से। एक एसिड होता है, ग्लू होता है समझ लो, उसका नाम क्या होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड। ये फर्टिलाइजेशन में हम लोग ये बात डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक आइडिया ले लो। तो कोरोना रेडिएटा आपस में जुड़ी होती है ग्लू लाइक सब्सटेंस या ग्लू लाइक केमिकल से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइल्यूरोनिक एसिड। ये हाइल्यूरोनिडेज इस एंजाइम से सिक्रीट होता है, ठीक है ना, सॉरी इस स्पर्म से सिक्रीट होता है ये एंजाइम, और ये एंजाइम ये हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। जब इसको ये डाइजेस्ट करेगा तब ये थोड़ी सी कैसी हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, यानी कि अलग अलग हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद में कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो ये दूसरा लाइसिन होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करता है। पहले क्या डाइजेस्ट हुआ, पहले डाइजेस्ट हुआ जिससे ये जुड़ी हुई हैं, और उसके बाद में कोरोना रेडिएटा डाइजेस्ट हो गई। अभी तक स्पर्म ने कोरोना रेडिएटा को टच नहीं किया, बस दूर से खड़े होकर ये काम कर रहा है। तीसरा देखो, तीसरी जो है वो है जोना लाइसिन, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसिन बोलते हैं। जब ये लेयर आप जो कोरोना रेडिएटा है ये साइड हो जाती है, यानी कि डाइजेस्ट हो जाती है और एक दूसरे से दूर दूर हो जाती है, तो स्पर्म जो सबसे पहले जाके अटैच होता है वो जिस लेयर पे अटैच होता है उसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था नीट 2019 में कि स्पर्म का अटैचमेंट सबसे पहले किस लेयर पे होता है, तो बहुत सारे लोग कोरोना रेडिएटा लगाया है क्योंकि ये सबसे बाहर की लेयर है, नहीं, जबकि स्पर्म सबसे पहले अटैच होता है जोना पेल्यूसिडा में, ठीक है ना। तो जो स्पर्म का अटैचमेंट है किसमें होता है, जोना पेल्यूसिडा में। अब जब ये जोना पेल्यूसिडा से अटैच होता है तो जोना पेल्यूसिडा को भी डाइजेस्ट करना है, तो जोना पेल्यूसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए जोना लाइसिन या एक्रोसिन एंजाइम हेल्प करता है। तो कुल मिला के एक्रोसोम के पास में ये 3 एंजाइम्स होते हैं, ये लाइसिन एंजाइम होते हैं, हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोना लाइसिन या एक्रोसिन। एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि जो स्पर्म एक्टिविटी है, ठीक है ना, ये जो स्पर्म वाइवल है, कितने समय तक स्पर्म वाइवल होता है, तो स्पर्म बेटा एक्टिव रहता है 24 से 72 घंटे तक, ठीक है ना। और उसके बाद में स्पर्म की वाइबिलिटी खत्म हो जाती है, स्पर्म कैसा हो जाता है, इनएक्टिव होता है। तो स्पर्म कितने समय तक के लिए वाइबल होता है, 24 से 72 घंटों के लिए वाइबल होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे आगे आने वाले पूरे चैप्टर में और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपनाएगा तुम्हारा ये नॉलेज, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद।